हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास में। तो माय डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ट्रिक्स जो पढ़े थे, रूल्स जो पढ़े थे, गोल्डन रूल्स जो पढ़े थे, आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं डियर। ये जो क्लास है डियर आपकी, ये जो भी सीरीज मैंने निकाली, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बच्चों के पास अब समय नहीं है कि वो एक्स्ट्रा टाइम दे पाए, वो चाह रहे हैं कि अब हम एक रिवीजन मोड में आ जाएं, तो डियर ये उन सारे लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सेशंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लर्नर्स आज पहली बार क्लास से जुड़े हैं, अगर उन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो माय डियर पहले आप गोल्डन जो रूल्स एंड ट्रिक्स जो इसका पार्ट 1 भी देख लीजिए। आज हमारा क्लास का पार्ट 2 है जो आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए डियर क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि डियर अगर आप चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा एप्लीकेशन भी उपलब्ध है प्ले स्टोर पे, तो आप साईं बाबा एजुटेक का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए डियर। वहाँ आपको बहुत सारी फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ, फ्री क्विजेज मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट है डियर, लाइव क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। किसी भी लर्नर को अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को, जो भी आपका प्रश्न है, वो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है तो आप वो डाउट अपना इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी हमारा विषय विशेषज्ञ होगा वो अपने सब्जेक्ट का डाउट आपके साथ तुरंत शेयर कर लेगा, तुरंत आपका डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलो डियर देर नहीं करते और अपनी आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। तो डियर जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने कुछ रूल्स पढ़े थे, तो आज मैं उसी का ही पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आज की क्लास का हमारा पहला रूल जो है डियर, इंग्लिश ग्रामर को सॉल्व करने का, एरर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो है डियर कि अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में अ लॉट ऑफ, ऑल या सम आते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को उस पर डाउट था, तो जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में डियर अ लॉट ऑफ आ रहा है, ऑल ऑफ आ रहा है, सम ऑफ आ रहा है, तो अपन को उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू इट्स नाउन। ठीक है, उसकी नाउन के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अ लॉट ऑफ के बाद जो नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो अपन सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अ लॉट ऑफ के जैसे ऑल ऑफ के बाद वाली नाउन अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सम ऑफ के बाद वाली नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और सम ऑफ के बाद वाली नाउन अगर प्लूरल है तो माय डियर अपन लोग वहां पे प्लूरल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो डियर, जैसे कि आप एग्जाम्पल स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द केक इज गॉन, ऑल ऑफ द केक्स आर गॉन। आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे फर्स्ट सेकंड दोनों नंबर पे ऑल ऑफ लिखा हुआ है और केक के बारे में बात हो रही है। लेकिन डियर एक छोटा सा डिफरेंस आप देखो, यहाँ मैंने केक लिखा है यानी कि सिंगुलर फॉर्म, यहाँ मैंने केक्स लिखा यानी कि प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो डियर जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में ऑल ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ मिलते हैं तो उसके बाद की नाउन ही आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी। जैसे कि ये केक है, ये सिंगुलर है तो अपन केक इज लिखेंगे। अपन को ऑल से कोई मतलब नहीं है कि ऑल मतलब बहुवचन है, कुछ नहीं मतलब है, अपन को ऑल ऑफ के बाद की नाउन से मतलब है। ठीक है, अगर पेपर में वो आपको ऐसा लिख के दे दे कि ऑल ऑफ द केक, ऑल ऑफ द केक आर गॉन, आप सोचोगे तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो मैम ऑल से शुरू हो रहा है, ऑल का मतलब मैम होता है सारे, सारे का मतलब होता है मैम प्लूरल, और प्लूरल के साथ आर आता है। तो डियर यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि अगर ऑल ऑफ आ रहा है, सम ऑफ आ रहा है, अ लॉट ऑफ आ रहा है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब का फैसला ऑफ के बाद आने वाली नाउन करती है। अगर केक लिखा है डियर तो केक के साथ आप सिंगुलर का इंजेक्शन लगाओगे, और अगर मैम केक्स होता तो अपन आर लगा देते, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन को केवल ये देखना है कि जो ऑफ के बाद की नाउन है डियर वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर केक है तो मैं केक इज कर दूंगी, केक हैज कर दूंगी, केक वॉज कर दूंगी। लेकिन माय डियर अगर वो केक्स है तो मैं केक्स आर करूंगी, ठीक है, केक्स हैव करूंगी। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही डियर अलॉट ऑफ का यूज भी ऐसे ही होता है। अलॉट ऑफ, ऑफ के बाद केक लिखा है तो इज लगाओ, अलॉट ऑफ के बाद केक्स लिखा है तो आर लगाओ। ठीक है, उसी प्रकार डियर सम ऑफ, ऑफ के बाद केक है तो इज लगाएंगे, ऑफ के बाद केक्स है तो फिर आर लगाएंगे। तो इतनी सी बात थी माय डियर्स, जितनी भी आप लोग लर्नर्स देख रहे हो बस इतना सा ध्यान रखना
कि इन तीनों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और देखने में बेटा वो सब कुछ सही लगता है, सब कुछ लगता है कि हाँ करेक्ट है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम ऑल से समझते हैं कि ऑल का मतलब होता है सारे, सारे मतलब हम प्लूरल गिनने लगते हैं। लेकिन डियर हमको ऑल के बाद जो ऑफ है और ऑफ के बाद की जो नाउन है हमें उससे मतलब है कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। ठीक है, इसके बाद भी अगर डाउट आए तो बिल्कुल मुझसे पूछ लेना। ओके, चलो अब आगे देखो। पटवारी के सिलेबस में और जैसे एसएससी भी होता है, पटवारी भी होता है डियर, या और भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें जनरल इंग्लिश एज अ सिलेबस पूछी जाती है, तो कभी कभी वो लोग स्पेलिंग वाली चीजें पटक देते हैं, जैसे टीईटी में भी पटक देते हैं। ठीक है, तो वो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस कुछ पटक देते हैं, और यकीन मानिए डियर कुछ तो इतनी सिंपल स्पेलिंग्स आती हैं कि जो हम लोग पता नहीं कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उन स्पेलिंग्स पे गौर नहीं किया। हम पढ़ते हुए फ्लो में चले जाते हैं, लेकिन हमने उसके एक एक अल्फाबेट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें क्या क्या आ रहा है। तो डियर ऐसी छोटी स्पेलिंग्स भी कभी पेपर में आ जाती हैं और हमारे आंसर वहां गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो है, हम फ्लो में पढ़ते चले गए, जैसे आपने लिखा भी स्पेलिंग एरर करेक्शन, आप फ्लो में पढ़ते चले गए, लेकिन क्या आपने गौर किया कि स्पेलिंग की स्पेलिंग में क्या क्या आया? SPELL आया कि SPEL आया, क्या आया? तो डियर ऐसे बहुत सारे वो रहते हैं। ठीक है, आप सभी की सहूलियत के लिए डियर एप्लीकेशन पे मैं इन सब चीजों के छोटे छोटे क्विजेस, छोटे छोटे मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। तो आप लोग जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे डियर तो आपको टॉपिक वाइज वहां पे मॉक सेट मिलेंगे जो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो रिवीजन है डियर, उसमें बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, देखो पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है डियर, स्पेलिंग अनंत है, स्पेलिंग अनंत है, कितनी याद रखोगे? लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी बता देती हूँ जो मतलब नेचुरली आपको यूज में आ जाएंगी, नॉर्मली आप कर सकते हो। जैसे कि डियर अगर कोई भी स्पेलिंग है, अगर वो वाई पे एंड हो रही है, अगर उसकी एंड में वाई आ रहा है, ठीक है, और एंड प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, देन ऑलवेज ऐड एस। और वो जो वाई है डियर, उस वाई के पहले जैसे कोई भी स्पेलिंग आप याद कर लो, फॉर एग्जाम्पल अपन ने प्ले की स्पेलिंग लिखी, काय पे खत्म हो रही है? वाई पे, और देखो वाई के जस्ट पहले स्वर, स्वर यानी वॉवल आ रहा है, तो डियर हम इसको हमेशा क्या करेंगे? एस के साथ हम इसका बहुवचन बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी ऐसी स्पेलिंग है जो वाई पे एंड हो रही है एंड प्रिसीडेड बाय वॉवल, और जो है कोई भी वॉवल यानी कोई भी स्वर के साथ वो वाई आ रहा है, तो अपन को डियर उसका बहुवचन बनाने के लिए या अपन को उसको आगे करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? हमेशा उसमें एस जोड़ेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अब जैसे मैंने तो बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिए हैं, आपको पेपर में हो सकता है कोई बड़ा एग्जाम्पल मिल जाए, तो आपको तो वाई याद रखना और वाई के पहले वाला याद रखना है। ठीक है, और माय डियर अगर कोई स्पेलिंग वाई पे एंड हो रही है, ठीक है, वाई पे खत्म हो रही है, लेकिन कोई व्यंजन है, कोई कॉन्सोनेंट है जिस जो उसको आगे मिल रहा है, तो अपन को क्या करना है? अपन को हमेशा फिर वहां पे आई और ई एस का यूज करना है। जैसे मान के चलो पार्टी, जैसे पार्टी की स्पेलिंग क्या होती है? PARTY, स्पेलिंग एंड काय पे हो रही है? वाई पे, लेकिन वाई के जस्ट पहले क्या आ रहा है? टी आ रहा है। टी क्या होता है डियर? कॉन्सोनेंट होता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इसके साथ में y को हटा के IES लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि हमको ये रूल तो मालूम है कि भाई मैम y हटा के IES लगता है, लेकिन कब लगता है? कब लगता है? तो वो तब लगता है डियर कि जब स्पेलिंग y पे खत्म हो और y के जस्ट पहले कोई व्यंजन, कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो। अगर y के जस्ट पहले कोई स्वर आ रहा है, कोई वॉवल आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको s लगाना है। ठीक है, ऐसी ही डियर बहुत प्यारी प्यारी स्पेलिंग की ट्रिक्स जो है वो आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अपने जो भी आपका तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप डेली अपनी क्लासेस को यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन पे भी आ जाओ डियर, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो अब देखो, एक तो ये हो गई, तीसरी होती है डियर व्हेनेवर फुल इज एडेड। जैसे आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बहुत सी स्पेलिंग के पीछे फुल लिखा होता है, जैसे बहुत सी स्पेलिंग्स हैं उनके पीछे आ रहा है फुल। ठीक है, अब ये अगर आ रहा है तो अपन किसी भी स्पेलिंग को अगर जैसे अपन इसको ऐड करते हैं किसी भी शब्द के साथ में, किसी भी नाउन के साथ में, तो अपन आखिरी वाले एल को हटा देंगे। जैसे अपन ने केयर लिखा, ठीक है, केयर के साथ मुझे फुल लगाना है, तो डियर मैं इसको फिर लिखूंगी केयर और एक एल हटा के केयरफुल लिखूंगी। कभी भी अगर पेपर में आपको ऐसा दिख जाए कि FU के बाद डबल एल लिखा है, तो डियर वो गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना
कि जब भी आपको फुल यानी कि FULL किसी भी नाउन के साथ ऐड करना होगा तो डियर उस FULL का लास्ट वाला L अपन हटा देंगे। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आपको हंसी आ रही होगी, आप सोच रहे होगे कि मैम कहाँ ये बचकानी चीजें बता रही हैं, पर डियर यकीन मानिए जब हम पेपर देने बैठते हैं ना तो हमको ये चेयरफुल जॉयफुल इनका ही भयंकर कंफ्यूजन होता है। हमको याद नहीं आता कि अरे यार साला किताब में चेयरफुल ये वाला पढ़ के आए थे कि चेयरफुल ये वाला पढ़ के आए थे, याद ही नहीं आता है, दिमागी काम नहीं करता है। फिर अपन को लगता है कि यार फुल की स्पेलिंग तो FULL होती है तो फिर यही वाला होगा, और डियर अपना वहां पर एक नंबर कट जाता है। तो इसलिए हम क्यों रिस्क लें, ठीक है। पहाड़ों से तो कोई भिड़ता नहीं है, ठोकर छोटे छोटे पत्थरों से ही लगती है, पहाड़ तो वैसे ही दूर से दिख जाता है, ठोकर कैसे लगती है अपन को, छोटे छोटे पत्थरों से लगती है, उससे टकराते हैं अपन, पहाड़ से कोई भिड़ता है क्या। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां डियर ये सिलेक्शन को होने से रोकती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मैं आपको 2-3 पैटर्न बताऊंगी, ठीक है, कि आपको किस पैटर्न पे तैयारी करनी है। देखो डियर, एक तो आता है मिस स्पेल्ड वर्ड, पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको 4 स्पेलिंग देता है और कहता है कि भैया गलत स्पेलिंग ढूंढो, सही नहीं गलत ढूंढो कि गलत कौन सी है। तो डियर एक तो पैटर्न ये बन जाता है इस तरीके का, देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगी, सब चीजें बताऊंगी, देखते चलो, ठीक है। एक जो मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढने का जो थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्लास वाला, वो ये होता है डियर कि आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे देता है, वो जैसे एरर आता है ना ऐसे दे देता है। अब आपको इसमें गलत स्पेलिंग ढूंढनी है, गलत स्पेलिंग ए वाले ऑप्शन में है, बी वाले में है, कि सी में है, कि डी में है। तो डियर यहाँ पे अगर अपन देखें तो गलत स्पेलिंग काय की आ रही है डियर, गलत स्पेलिंग आ रही है ये, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में गलती क्या है डियर, यहाँ पे आई की जगह पे ई आएगा, ऑट्रिजियस, ठीक है। ऑट्रिजियस का मीनिंग क्या होता है वैसे डियर, इसका मतलब होता है डियर चौंका देने वाला, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, सुनो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, मैं केवल आपको एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ कि देखो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप ये मत सोचना कि बस इतना सा बता के मैम ने पल्ला झाड़ लिया, नो, ये केवल डियर मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। अपन सेपरेट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, सब तैयारी करेंगे, ठीक है। इंग्लिश की आप मेरे पे छोड़ दो बस गारंटी, ठीक है। तो एक पैटर्न ये हो गया डियर स्पेलिंग वाले एरर ढूंढने का, कि आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है। अब हमने कभी कॉस्ट्यूम की स्पेलिंग हमने 17 बार पढ़ी है, 1000 बार हमने पढ़ी है, लेकिन जब पेपर में देखा तो याद ही नहीं आ रहा था कि कॉस्ट्यूम की स्पेलिंग क्या होती है। एक्चुअली में वो एस पे खत्म होता है कि वो ई पे खत्म होता है कि वो एम पे खत्म होता है, याद ही नहीं आ रहा। तो डियर इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ो तो 1 सेकंड का टाइम उसकी स्पेलिंग पे भी दे दिया करो, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आपको मैंने बता दिया कि कहाँ गड़बड़ थी। दूसरा डियर जो स्पेलिंग वाला पैटर्न होता है ना वो ऐसा होता है कि आपको 4 स्पेलिंग दे दी, अब इन 4 में से ये बताओ कि सही स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। अब देखो सॉरी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कमेटी कमेटी कमेटी, है ना, झांकियों के बाहर भी लिखा रहता है, स्कूलों में भी लिखा रहता है, कोई संस्था उसमें भी लिखा रहता है, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है। पेपर में अगर वही आ गई तो क्या करोगे, पढ़ लो डियर, कंफ्यूजन हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब केवल मैंने आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ कि एक तो आपको पैटर्न पता चल जाए कि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस किस किस पैटर्न पे आते हैं, दूसरा आपको ये पता चल जाए कि जिन चीजों को आप हल्के में ले रहे हैं एक्चुअली वही आपके सिलेक्शन में बाधा बनेंगी, ठीक है। चलो और देखो, अब इसमें देखो, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है कि भैया कौन से की स्पेलिंग सही लिखी है। तो कौन से की स्पेलिंग सही लिखी है, अब मैम हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है ये, हमने तो मैम ये स्पेलिंग ही नहीं पढ़ी कभी, हम कैसे बताएंगे कि कौन सी सही है। तो डियर ऐसे में क्या करना है, ऐसे में तो फिर अपन कुछ ही नहीं कर सकते कि अपन ने कभी पढ़ी ही नहीं है। उसका केवल एक तरीका ये होता है डियर कि जब भी आप इंग्लिश के टेस्ट लगा रहे हो या इंग्लिश के आप आरसी पढ़ रहे हो तो मेरी सलाह ये मानो आप कि उसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों की एक बार स्पेलिंग पे फोकस जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आपको इनकी भी ट्रिक बताऊंगी, ये जो CY SY वाले होते हैं मैं एक अलग सेशन इसका सेपरेट लगाऊंगी जिसमें मैं आपको इनकी भी ट्रिक्स बताऊंगी कि जो CY वाले जो SY वाले होते हैं डियर इनको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इनका आंसर जो है डियर वो ऑप्शन नंबर डी सही है। सही स्पेलिंग कौन सी वाली सही है, ये वाली सही है, ठीक है। अभी अपन इसको केवल क्यों देख रहे हैं, केवल अपन फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, इसके अलावा मैं आपको रूल्स बताऊंगी क्योंकि अपना रूल्स का सेशन है,
वो तो ये बीच में आ गया, ट्रिक्स आ गई वो स्पेलिंग वाली, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स बता दूं। चलो फोर्थ वाला देखो डियर, एडमिशन। बचपन से पढ़ते हैं यार, बचपन में एडमिशन लिया था, स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, कोचिंग पे एडमिशन लिया, तो डियर एडमिशन की स्पेलिंग कौन सी सही है आपके हिसाब से? आप अगर देखो तो एडमिशन की स्पेलिंग कौन सी सही है डियर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो फाइनली लास्ट दिखा रही हूँ आपको ये फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद मैं वापस रूल्स पे आने वाली हूँ। अब डियर कमिटमेंट की स्पेलिंग, सलमान खान ने कमिटमेंट कर दी थी एक बार, तो कमिटमेंट की स्पेलिंग कौन सी सही होगी इसमें डियर? इसमें कमिटमेंट की स्पेलिंग जो फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है डियर, वो सही होगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए 5-6 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करे क्योंकि एक टॉपिक एक ट्रिक आ गई थी वो स्पेलिंग वाली, स्पेलिंग एरर वाली, तो मेरी इच्छा हुई कि जिन भी लर्नर्स को ये डाउट हो कि मैम आपने ट्रिक तो बता दी, हम करेंगे क्या, तो डियर उनके लिए था ये कि 5 क्वेश्चन देख लो कि इस तरीके से स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बाकी के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगवाऊंगी तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो पैरेलल की स्पेलिंग, एक स्पेलिंग और आ गई भाई, खत्म ही नहीं हो रही है पैरेलल। भाई पैरेलल की स्पेलिंग तो हमको पता है मैम, ऑप्शन नंबर डी सही है, PARALLEL होती है, समांतर जैसे अपन कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं अपना आगे चलते हैं, ये तो स्पेलिंग है, ये तो चलती रहेंगी, बहुत सारी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बताती हूँ जो कि हमारी क्लास का मेन थीम है। ठीक है, देखो डियर, अब अगला रूल जो है वो ये होता है कि अगर कोई भी विषय है, विषय लाइक मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं डियर, ठीक है, तो न्यूज, ये जितने भी आपने भी नाम मेरे मुंह से सुने हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये से प्लूरल है, क्योंकि ये देखो सिविक्स ऐसा आ गया पीछे, फिजिक्स ऐसा आ गया पीछे, पॉलिटिक्स ऐसा आ गया पीछे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ऐसा आ गया पीछे, मैथमेटिक्स ऐसा आ गया पीछे। तो हमने बचपन से अपने दिमाग में एक कहानी बना रखी थी कि एस यानी कि बहुवचन, अगर किसी भी स्पेलिंग में एस आ रहा है तो वो बहुवचन है। लेकिन डियर ये गलत है, जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। अब मैम साइंस के सब्जेक्ट कौन से होते हैं डियर? ये जितने भी एस अभी मैंने बोले हैं ये सब विज्ञान में ही आते हैं। मैम हिंदी में भी है, अब हिंदी तो हिंदी है, हिंदीज पढ़ी है क्या कभी? हिंदीज इंग्लिशेस, ये तो होता ही नहीं है, तो हम दिमाग क्यों लगाए? हमने आपसे बोला है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो पीछे ये इस तरह का फैलारा करते हैं, और डियर यकीन मानो ये सब के सब विज्ञान में आते हैं। ठीक है, ये सब विज्ञान में आते हैं। विज्ञान की कितनी सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है, जहाँ आकलन की विधि पता चलती है वो गणित की शाखा हो जाती है, जहाँ हम जीवों का अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान हो जाता है। तो ऐसे बहुत है डियर, बहुत है। ये जो सिविक्स वगैरह है ये भी एक तरह का विज्ञान ही है। ठीक है, तो जितने भी डियर साइंस के जितने भी ब्रांचेज हैं, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, साइंस के जितने भी विषय हैं, उन सब के साथ आपको हमेशा सिंगुलर का ट्रीटमेंट करना हो। मैथमेटिक्स आर कभी मत करना, मैथमेटिक्स इज होता है। सिविक्स आर कभी मत करना, सिविक्स इज होता है। फिजिक्स वर कभी मत करना, फिजिक्स वाज होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य बस इतना है डियर कि जितने भी विषय आप यहाँ देख रहे हो सब में इंजेक्शन सिंगुलर का लगेगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल भी देख लो। मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। डियर जो गणित है वो कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, तो मैंने मैथमेटिक्स के साथ में डियर गलती से भी आर या वर ये नहीं लगाया, मैंने मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर का इंजेक्शन लगाते हुए इज लगाया। Civics is very difficult for some people, physics is very difficult for some people, statistics is very difficult for some people। तो डियर विज्ञान के कोई भी विषय आ जाए, विज्ञान का कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, अपन को सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगा के आना है। ठीक है, अब देखो चलो ये तो मैथमेटिक्स से आप समझ ही गए होगे, न्यूज से कैसे समझोगे? मैम न्यूज के बारे में क्या करें? तो डियर न्यूज हो चाहे, मैंने आपको पहले एक शब्द यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख दिया था कि इनको हमेशा आप सिंगुलर वाली ट्रीटमेंट दोगे। न्यूज इज, न्यूज वॉज, न्यूज हैज, ऐसे आपको जो भी सिंगुलर वाले जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं केवल वही लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखो डियर। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से लर्नर्स ऐसे होते हैं डियर जो कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम सिंगुलर के साथ किसको लगाएं, हम प्लूरल के साथ किसको लगाएं। तो मेरी बहुत प्यारी ट्रिक है डियर कि जिसकी स्पेलिंग में एस आता है वो सिंगुलर के मत्थे जाते हैं, और जिनके साथ एस नहीं आता वो बच्चे कुचे काय में जाते हैं डियर, प्लूरल में जाते हैं।
अब मैम ये कैसे होता है? देखो डियर, हैज, इज, ठीक है, वॉज, इन सबकी स्पेलिंग में डज, इन सबकी स्पेलिंग में एस आ रहा है, तो ये सब जाएंगे सिंगुलर के साथ। शी हैज, शी इज, शी वॉज, शी डज, ठीक है। अब इनके जो दूसरे भैया हैं, जैसे हैज का भैया है हैव, तो फिर ये प्लूरल के पास चला जाएगा। इज का भैया है आर, तो वो प्लूरल के पास चला जाएगा डियर। वॉज का भैया है बेटा वर, तो ये प्लूरल के पास चला जाएगा। डज का भैया है डू, तो ये प्लूरल के पास चला जाएगा। दैट्स इट। अब तो याद रहेगा ना डियर, जिनकी स्पेलिंग में एस आता है वो सिंगुलर के साथ जाते हैं। जैसे कि आपको कंफ्यूजन हो कि मैम हैज और हैव में किसको किसके साथ करें, तो एस आ रहा है तो ये सिंगुलर के साथ जाएंगे, और फिर भैया झक मार के इनको प्लूरल के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, पसंद आई ट्रिक? वीडियो लाइक करके जाना फिर। ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट रूल बताती हूँ मेरे प्यारे लर्नर्स आप सभी को। देखो डियर, इन सेंटेंस दैट इंक्लूड सम ऑफ मनी, डियर अगर किसी वाक्य में किसी अमाउंट, अमाउंट यानी कि मनी, ठीक है, किसी अमाउंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, किसी समय के बारे में बताया, 2 साल 10 साल 20 साल, पीरियड ऑफ टाइम उसे कहते हैं, ठीक है, समय के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समझ गए ना, वर्षों के रूप में होता है या घंटों के रूप में, इस तरह का, ठीक है। दूरी के बारे में बता रहे हैं डियर, डिस्टेंस, ठीक है, दूरी बता रहे हैं कि वो हमारे घर से जिम 5 किलोमीटर है, हमारे घर से स्कूल पीछे ही है बिल्कुल, तो दूरी के बारे में बताएं। तो डियर कभी भी अमाउंट यानी कि मनी का सम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि डियर आपका जो समय है वो, और डिस्टेंस यानी कि जो दूरी होती है डियर वो, ये सबके साथ हमेशा सिंगुलर का ट्रीटमेंट करना। गलती से भी कभी भी 10 किलोमीटर आर मत कर देना, ठीक है, गलती से भी कभी 20 मीटर वर मत कर देना, हमेशा सिंगुलर का इंजेक्शन इनमें लगाना। ठीक है, देखो कैसे। सम ऑफ मनी का एग्जांपल देखो, सम ऑफ मनी 500 रुपीज, 500 रुपए, ये सम ऑफ मनी कहलाएगी डियर। तो आप सोचोगे मैम 500 रुपए तो बहुवचन हो गए, एक एक के टन्ने से बने, 1 रुपया 2 रुपये, नो 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 डियर, मैंने इसलिए बोल दिया था कि सम ऑफ मनी, बेटा 500 के छोड़ 5000 5 लाख 5 करोड़ भी होंगे तो भी इज का इंजेक्शन लगेगा, तो भी वॉज का इंजेक्शन लगेगा, तो भी हैज का इंजेक्शन लगेगा, तो भी डज का इंजेक्शन लगेगा। सीधी सी बात है, सिंगुलर का इंजेक्शन लगेगा। पेपर में मैंने डियर हर बार बार मैंने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें ये किलोमीटर वाले, ईयर्स वाले, रुपीज वाले क्वेश्चन आते हैं, और उस समय बच्चे का दिमाग काम नहीं करता कि यार 10 किलोमीटर के साथ में आर पे टिक करूं कि 10 किलोमीटर के साथ में इस पे टिक करूं। गठान बांध दो डियर, पैसे की बात आए, पीरियड ऑफ टाइम की बात आए, डिस्टेंस की बात आए, आपको हमेशा वही हेल्पिंग वर्ब लगा के आनी है जो सिंगुलर में लगती है। ठीक है, नीचे देखो 62 ईयर्स, 62 सालों, ईयर्स लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि बहुवचन है, भाड़ में जाए। हमने पढ़ रखा है कि पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए डियर, तो पीरियड ऑफ टाइम 62 वर्षों का पीरियड है, हम तो इज लिखेंगे, हम आर नहीं लिखेंगे, जिसे जो करना है करे, हम आर नहीं लिखेंगे, हम इज लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से डियर ये दूरी आ गई किलोमीटर वाली, किलोमीटर्स लिखा है, लिखा रहने दो, एस लगा है, लगा रहने दो, हमको मालूम है, मैम ने बोला था डिस्टेंस के साथ सिंगुलर का ट्रीटमेंट करना है तो सिंगुलर का ट्रीटमेंट करेंगे। डियर ये स्लाइड वेरी मोस्ट है, बार बार मैं आपसे बोल रही हूं कि इसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल क्या कहता है, सुनो डियर, बहुत ध्यान से सुनना, आपको मैं एक लेवल क्रिएट करवा रही हूँ ग्रामर का। ठीक है, मैं आपको वो पढ़ी सुनी चीजें नहीं बता रही, मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो शायद आप में से बहुत से लर्नर्स ने नहीं देखी होंगी, और देखी भी होंगी तो हो सकता है डियर पल्ले ना पड़ी हो। ठीक है, देखो डियर, बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआती हेयर और देयर से होती है। सेंटेंस शुरू ही हो रहा है हेयर देयर से, तो क्या करना है मैम, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है डियर, आपको अगर कोई भी सेंटेंस हेयर या देयर से शुरू हो रहा है तो आपको सिंपली आपको जो भी उसमें क्रिया हो रही है, जो जिस तरह की उसमें बात हो रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही हेयर और देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यानी कि अपन को हेयर और देयर से फैसला नहीं करना है आगे की पंचायत में क्या लिखा है, आगे की पंचायत सिंगुलर फॉर्म में जा रही है, आगे की पंचायत प्लूरल फॉर्म में जा रही है, उसके हिसाब से ही अपन हेयर इज या हेयर आर, देयर इज या देयर आर करेंगे। ठीक है,
अब आप में से बहुत से लर्नर्स को ये डाउट आ रहा होगा कि मैम की गाड़ी इज और आर पे क्यों अटकी है। डियर, इज और आर पे ऐसा है क्योंकि वो एक नॉर्मल रहता है कि इज आर सब जानते हैं। अभी वाज वर्ब में घुमा दूंगी तो आप सोचोगे शायद वाज वर्ब का ही नियम है। तो डियर, जब मैं इज बोलूँ ना तो आप उस इज को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सुना करो, है ना। और जब मैं आर बोलूँ ना तो आप उसको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सुना करो। आप इज और आर को अपनी लाइफ से मिटा दो। अगर मैं बोलूँ इज तो आप समझ लेना कि मैम बात कर रही है किसकी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की। और अगर मैं बोलूँ आर तो डियर आप समझ जाना कि मैम बात कर रही है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की। अब कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। सेंटेंस मेरा शुरू हो रहा है डियर हेयर से। अब मुझे पता नहीं कि मैं हेयर इज करूं कि मैं हेयर आर करूं। तो डियर, मैंने ये देखा कि चलो यहाँ खालिस्तान है, डैश 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 आएगा पेपर में, इधर आपको 4 ऑप्शन पटक देंगे। हेयर डैश द चॉकलेट्स। डियर, हेयर से कभी फैसला मत करना हेयर से फैसला नहीं होगा, फैसला होगा आगे की पंचायत से। आगे की पंचायत यानी कि चॉकलेट्स, बहुवचन है डियर, चॉकलेट एक नहीं है, चॉकलेट्स है, बहुवचन है। तो अपन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हेयर की बात कौन सी लगाएंगे, बहुवचन वाली। हियर आर द चॉकलेट्स, हियर आर द चॉकलेट्स। अगर मैडम यहाँ पे चॉकलेट्स की जगह पे चॉकलेट होता तो आप क्या बदलाव लाती, तो फिर मैं डियर क्या करती, फिर मैं हेयर इज कर देती, हेयर इज द चॉकलेट, हेयर ही चॉकलेट, ठीक है। हेयर इज द पेन, ये रहा पेन, हेयर इज द पेन, ठीक है। हेयर आर द पेन्स, ठीक है। अगर मैं पेन्स करूंगी तो मैं आर लगाऊंगी, मैं पेन करूंगी तो मैं इज लगाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात डियर, आपको पता है कि द एक ऐसा आर्टिकल होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगता है। तो अगर मैं द पेन बोलूं तो वो भी सही होता है, और अगर मैं द पेन्स बोलूं तो वो भी सही होता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मैम चॉकलेट के साथ तो एस लगा, आपने द लगा दिया, पर चॉकलेट्स के साथ द नहीं आएगा। डियर, द जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ लगता है। तो हेयर और देयर का यूज डिपेंड करेगा आगे की पंचायत पे कि हेयर इज करना है कि हेयर आर करना है। सिमिलरली देयर के साथ भी यही करना है डियर। देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड, गड्ढे जो हो जाते हैं उसको पडल बोलते हैं। तो डियर, एक गड्ढे की बात हो रही, पडल्स तो बोला नहीं है उसने कि बहुत गड्ढे हो रहे हैं, पडल्स बोलता तो फिर मैं देयर आर कर देती, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शन है डियर वो सिंगुलर वाला जाएगा इसमें। तो मैं यहाँ पे देयर इज करूंगी। अगर यहाँ पे मैं एस लगा देती देयर, जैसे यहाँ पे, ठीक है। और फिर देखो दूसरी बात ये भी है डियर कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और ए और एन तो सिंगुलर के साथ ही लगते हैं, तो आपको दिमाग लगाने नहीं है वैसे भी, ठीक है। मतलब आप ये देखो कि अगर हम लोग अपना दिमाग लगाने पे आ जाएं तो सब चीजें तो हमारे सामने ही है। हमने आर्टिकल अगर अच्छे से पढ़ा है, अगर आर्टिकल पे नॉलेज है, तो हम इससे ही समझ जाएंगे ना कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है। दा लिखा है तो मैम दा तो सिंगुलर के साथ भी लगता है और द प्लूरल के साथ भी लगता है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन मैडम अगर ए लिखा है तो मैम ये तो हमको मालूम है कि ए और एन तो केवल सिंगुलर के साथ ही लगते हैं। तो अगर ए और एन पे कहानी चल रही है ना मैम, तो यकीन मानो कि यहाँ पे सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, क्योंकि डियर ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। सोचना ही नहीं है पढ़ल है कि फड़ल है कि क्या है, भाड़ में जान दो। ए दिख गया ना सिंगुलर, एन दिख जाता सिंगुलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला रूल क्या कहता है, सुनो डियर, कुछ चीजें ऐसी होती है जो वास्तविकता से परे होती हैं। वास्तविकता से परे का मतलब होता है जो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो दो लगाता, कैसे पट के आ गया, तो आप थे तो नहीं ना, आपने इमेजिन कर लिया कि अगर मैं तेरी जगह होता तो दो लगा के आता, ठीक है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता तो मैं सिलेंडर सस्ता कर देता, ठीक है। अगर मैं ऐसा होता, मतलब डियर कल्पना, ठीक है, जिसका रियलिटी से वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं डियर इंग्लिश के ग्रामर के शब्दकोश में जो केवल इमेजिनेशन दिखाते हैं, जिनका काम ही होता है केवल हमारी कल्पनाओं को शो करना, जैसे कि इफ, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस। तो डियर ये केवल कल्पना दिखाते हैं, काल्पनिक वाक्यों में यूज होते हैं, इमेजरी सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो डियर अगर ऐसा ही कोई सेंटेंस आपको एरर में दिख जाए, एरर वाले क्वेश्चन में दिख जाए, नॉर्मल क्वेश्चन में अगर नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है ना 4 में से एक चुन लो खालिस्तान वाले, वो हो, चाहे एरर डिटेक्शन करेक्शन हो, अगर डियर आपका क्वेश्चन इनमें से किसी भी शब्द से शुरू हो रहा है, आप एक स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ क्या कह रही हूं मैं, ये वाले, ये
इनमें से डियर किसी से भी शुरू अगर हो रहा है आपका क्वेश्चन, तो डियर आपको हमेशा गठान बांध लो, बिल्कुल ये बात को कंठस्थ कर लो कि अगर मैडम इनमें से कुछ भी अगर हमारा जो भी क्वेश्चन है, भले वो किसी भी फॉर्मेट में हो, एरर फॉर्मेट में हो, सिंपल फॉर्मेट में, फिलर्स में हो, तो अगर इनसे शुरू हो रहा है तो हमेशा और हमेशा केवल वर लगाना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो डियर, कल्पना वाले सेंटेंस केवल वर के साथ बनेंगे। आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा आई के साथ वर, आपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा शी के साथ वर, लेकिन डियर कल्पना वाले सेंटेंस में ये होता है। जो भी सेंटेंस इनमें से किसी भी शब्द से शुरू हो, इफ से शुरू हो, एज इफ से शुरू हो, एज दो से शुरू हो, सपोज से शुरू हो, आई विश से शुरू हो, इन केस से शुरू हो, दे ऑल आर इमेजिनरी सेंटेंसेस। वो सारे के सारे माय डियर काल्पनिक सेंटेंस होते हैं और उनमें केवल और केवल एक का ही हल्ला बोलता है, वो है वर। शी हो, ही हो, इट हो, नाम हो, फार्म हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ वर लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, कैसे? ऐसे देखो डियर, आई विश, विश आ गया, ये रहा, काश, आई विश, आई वर ए बर्ड। ठीक है, वो कहता है आई विश मैं पक्षी होता, उड़ जाता। तो डियर आई विश, विश आ गया, अब सेंटेंस में आ गया भैया विश। मैम आपने तो कहा था शुरू होना चाहिए, तो मैं तो सोच रही थी कि स्टार्टिंग ही विश से होगी। डियर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आगे आ सकता है। जैसे विश अकेला थोड़ी आ, विश आई वर ए बर्ड, आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आई हटा दूं, मैं बोलूं विश आई वर ए बर्ड, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। तो डियर ये थोड़ा सा आपको ये थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे विश के साथ मैंने बोला भी है आई विश, हाँ सही तो कह रही हूँ, देखो मैंने लिखा भी है आई विश। ठीक है, तो आई विश बोला, मतलब मैम आपका वाला शब्द आ गया है कल्पना वाला, तो मैम अब मैं समझ गई कि आई के साथ मुझे केवल वर लगाना है। अगर मैम यहाँ पे वो वॉज लगा के दे देगा तो फिर डियर ये आपका एरर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, इफ ही, ठीक है, इफ से शुरू कर दिया मैंने। अब ये जो था ना पहला पॉइंट, देखो आपका इफ से शुरू कर दिया अपन ने। अब इफ से भी अगर कहानी शुरू हो रही है, ये देखो इफ दिया है अपन ने, ऊपर ही लिया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, ये रहा, तो इफ से शुरू हो जाए, तो इफ से शुरू हो गया, ठीक है, तो देखो मैंने ही के साथ वर लगा दिया। जीवन में आपने कभी नहीं सुना होगा ही के साथ वर आता है। जो बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा, जिन बच्चों को ये नियम नहीं पता होगा, वो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे अरे मैम मैं एरर सही करके आया हूँ, उसमें ही के साथ वर लग रहा था, मैम बचपन से मैंने पढ़ा है कि ही के साथ तो वॉज आता है, तो मैंने बता दिया कि भैया एरर है, एरर है, एरर है, एरर है। बताओ, गलत हो जाएगा डियर, ये ध्यान रखो। ये केस जो है बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाले हैं आगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसे ही देखो डियर, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, तो आपको वर का ही यूज करना है और किसी का भी यूज नहीं करना है। ठीक है, चल नेक्स्ट जो हमारा रूल है डियर, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है। देखो आप सभी जानते हो पेपर का लेवल बिल्कुल वो चना चिरौंजी जैसा तो आएगा नहीं, अच्छा खासा ही आएगा। ठीक है, तो हम पागल बनाने वाला मैं चीजों में डियर मैं विश्वास नहीं रखती कि मैं आपको वही चीजें बताऊं जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं भरोसा ये रखती हूँ कि मैं वो चीजें लेके आई हूँ जो शायद आपको नहीं पता है, शायद। ठीक है, सुनो डियर, अगर कोई भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ लिखा है, ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद कोई भी नाउन होगी 100%, द नंबर ऑफ के बाद कोई भी नाउन होगी 100%। ठीक है, तो जैसी नाउन वैसा वर्ब। ठीक है, अगर अ नंबर ऑफ के बाद की नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद की नाउन अगर सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मतलब हमको ए से और द से कोई मतलब नहीं है, मतलब है ऑफ के बाद वाली नाउन से। मैम ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाली चीज आप अभी पहले पढ़ा के आई हो कि ऑफ के बाद की नाउन के हिसाब से सिंगुलर, ऑफ के बाद के नाउन के हिसाब से प्लूरल? जी हाँ डियर, ये मैं आपको अभी पढ़ा के आई हूं, लेकिन अब इस रूल में एक ट्विस्ट लेकर आई हूं। सुनो, अगर मैं आपसे पहला वाला सेंटेंस आपको दूं, अ नंबर ऑफ डांसर्स, तो देखो मेरा सेंटेंस शुरू किससे हुआ है, बहुत ध्यान से देखना डियर, बिल्कुल इधर व्हाट्सएप बंद करके देखो। मेरा सेंटेंस शुरू हुआ है अ नंबर ऑफ से, ये रहा, और प्लस मेरी नाउन कैसी है डियर, देखो मेरी नाउन कैसी है, डांसर्स, बहुवचन है।
बहुवचन है, डैश 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 कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, क्या आप में से जितने भी लर्नर्स मेरी क्लास को देख रहे हैं, कि आप मुझे ये बता सकते हो कि इस डांसर्स की श्रेणी में कितने डांसर शामिल हैं? 1, 2, 10, 10,000, 5,000, 2 लाख, 3 लाख, या कितने? क्या आप बता सकते हो कि ये जो मेरी नाउन है डियर, उसमें कितने कितनी चीजें मिली हुई है, मतलब डांसर्स में कितने डांसर्स हैं? नहीं बता सकते ना। मैंने क्या यहाँ पे ये लिखा है कि 2 डांसर आ रहे हैं? नहीं लिखा ना, मैंने सिर्फ डांसर्स लिख दिया है। तो डियर, जब भी इनडेफिनेट नंबर आएगा, इनडेफिनेट का मतलब पता है? अनिश्चित, अनिश्चित। a number of singers, a number of students, a number of teachers, a number of painters, a number of artists। डियर, ये अनिश्चित नंबर है। डांसर्स में कितने डांसर हैं? नहीं मालूम। सिंगर्स में कितने सिंगर्स हैं? नहीं मालूम। तो डियर, जब भी आपकी ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद की नाउन, ठीक है, के बाद की नाउन अगर इनडेफिनेट है, ठीक है, तो आपको उसके साथ में प्लूरल वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखो यार, फिर समझ में आएगा, ध्यान से देखो। वही डांसर्स वाला पैटर्न है डियर, वही डांसर्स हैं, वही डांसर्स हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ, ठीक है, और द नंबर ऑफ। घबराओ मत, ए नंबर द नंबर से बिल्कुल मत घबराओ, आप फोकस करो यहाँ पे डांसर्स के संख्या से, ठीक है डियर। अगर संख्या वाला पैटर्न आता है, ठीक, असंख्या वाला पैटर्न आता है, यहाँ डांसर्स के बारे में पता था कि कितने हैं? नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 10 डांसर्स आ रहे हैं। 10 फिक्स नंबर होता है डियर, डेफिनेट नंबर होता है, तो ऐसे केस में मैं इज लगाऊंगी, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से सुनो। देखो डियर, अपन को ये देखना है अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में, ठीक है। अगर इनके बाद की जो भी नाउन है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, ये देखो मैंने आपको ये नियम मैंने पहले पढ़ा दिया है। ये जो पिंक बॉक्स आपको दिख रहा है, पर्पल बॉक्स, जो भी आपको कलर वहां दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैंने पहले बता दिया कि अगर इसके साथ प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वाला इंजेक्शन लगा देना, सिंगुलर है तो सिंगुलर का लगा देना। डियर, मैंने इसका एडवांस बना दिया, मैंने इसका एडवांस बना दिया, इसका एडवांस मैंने संख्याओं से बना दिया कि अगर कोई संख्या आ गई तो क्या कर लोगे, ठीक है। ये नियम मैं पहले बता चुकी हूँ, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये नियम मैं पहले बता चुकी हूँ, ये मैंने इसका एडवांस बनाया है। अब यहाँ पे मुझे डांसर्स की संख्या नहीं मालूम है डियर, इनडेफिनेट है, यानी कि डियर अनिश्चित है, पता नहीं कितने डांसर्स आ रहे हैं, तो हमेशा प्लूरल वाला इंजेक्शन भोप देना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर डियर आपको डांसर्स की संख्या पता पड़ जाए कि भैया द नंबर ऑफ डांसर्स कमिंग टू द पार्टी इज 10, के पार्टी में आने वाले डांसर्स की संख्या 10 है, तो संख्या मालूम चल जाए तो गलती मत करना, भले डांसर्स लिखा है चाहे पेंटर्स लिखा है, आपको सिंगुलर का ट्रीटमेंट ही करना होगा, ठीक है। अगर संख्या मिल जाए तो सिंगुलर का ट्रीटमेंट ही करना होगा, फिर आपको ना तो डांसर्स से मतलब है, ना सिंगर्स से मतलब है, ना पेंटर्स से मतलब है, फिर मतलब है इस संख्या से। अगर 100 भी होते ना डियर, आप 100 की बात कर रहे हो, 10,000 क्या 1 लाख भी होते ना, तो भी फिर मैं इंजेक्शन इसमें इज का लगाती। क्यों लगाती? क्योंकि मेरे पास फिर एक डेफिनेट नंबर आ गया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ डियर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। कोई भी डाउट हो, जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं अपनी स्किल्स को और इम्प्रोवाइज कर पाऊं और आपके लिए बेहतर से बेहतरीन चीजें लेके आ पाऊं, ठीक है। अगला सेशन पार्ट 3 रहेगा डियर, वो इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहेगा, देखना मत भूलना, चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।